तो हेलो बच्चा लोग, ये आपकी केमिस्ट्री की शायद मेरे हिसाब से रसायन विज्ञान की जो पहली वीडियो होगी। जैसे हर एक सब्जेक्ट का टॉप 30 क्वेश्चन चल रहा है, वैसे अब रसायन विज्ञान का भी टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से आज मैं पहले वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पहले चैप्टर का है, रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर का है, रसायन अपक्रिया और समीकरण का है। धीरे धीरे मैं करके एक एक हर एक क्वेश्चन को, मतलब अब कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में 3-4 क्वेश्चन ले आऊँ, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धीमे धीमे आगे और भी क्वेश्चंस हम लोग डालते आएंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। आज यही टॉपिक हम लोग एकदम प्योरली तरीके से एकदम क्लियर कर लेंगे, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं इतना भी गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आपको क्लास में ही पूरा का पूरा एकदम याद हो जाएगा। याद होने का कहने का मतलब समझ में आ जाएगा, जिससे आप अपनी भी लैंग्वेज में इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये दीर्घ उत्तरी में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं हम लोग क्लियर कर लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग पहले क्लियर करते हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? इसमें लिखा है कि जिस प्रक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। क्या कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपके एक या फिर एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। आगे क्या कह रहा है समझते हैं। जिनकी रासायनिक पहचान और गुण पहले से भिन्न होते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा जो नया पदार्थ बनेगा, जो अपक्रिया होने के बाद, जो दो या फिर दो से ज़्यादा पदार्थ मिलने के बाद जो हमारा नया पदार्थ बनेगा, तो जो नया पदार्थ का जो रासायनिक पहचान होगा और जो उसका गुण होगा वो पहले वाले पदार्थों से अलग होगा। क्या होगा? पहले वाले पदार्थों से अलग होगा। जैसे कि हम लोग एक इक्वेशन हमेशा देखने को मिलता है, हमारा ये जो हाइड्रोजन होता है और जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ये हमारा मिलकर क्या बनाता है, हमारा वाटर बनाता है ना। तो इसी से ये जो टॉपिक है, इसी से हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्या कहा रासायनिक प्रक्रिया में? जिस प्रक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करेंगे। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रतिक्रिया करके क्या करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए पदार्थ। इसमें हमारा नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है, जल नया पदार्थ बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल नया पदार्थ बना। आखिरी में कह रहा है जिनकी रासायनिक पहचान और गुण पहले से भिन्न होते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं। हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर? हमको हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक। और हमको ये भी पता है ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करने में मदद करता है, क्या ये आग जलाने में मदद करता है कि नहीं करता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा कि आग जलाने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारे यहाँ पर जो नया पदार्थ बन रहा है, क्या ये भी आग जलाने में मदद करता है? नहीं, ये तो पानी बन रहा है, ये तो आग बुझाने में मदद करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा में कि जिस प्रक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं और जिनकी रासायनिक पहचान और गुण पहले से भिन्न होते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम का दहन दिखाई दे रहा है। इसमें हमको दिख रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, देखो यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो नया पदार्थ है। ऐसे ही अगला भी दिया गया है यहाँ पर, लोहे पे जंग लगना। लोहे पे अगर जंग लगता है नमी उमी के कारण, इसको भी हम लोग अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, जब जंग वाला आएगा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पर हमारा लोहा Fe है। क्या है? लोहा Fe है, ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ मिलकर हमारा नया पदार्थ बना रहा है, जिसे हम लोग आयरन ऑक्साइड या फिर जंग कहते हैं। ठीक, वही लिखा है कि लोहे की सतह पर ऑक्सीजन और नमी के कारण जंग आयरन ऑक्साइड बनती है जो लोहे से अलग गुण रखती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। हमको ये क्लियर हो गया कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इतना क्लियर। अब हम आते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। क्या आते हैं हम लोग, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया क्लियर। अब हमारा आता है प्रकार। तो अगर हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, एक्चुअल लाइफ में देखा जाएगा तो आपको इतने रासायनिक अपक्रिया दिखेंगे, मतलब उनके प्रकार इतने ज़्यादा दिखेंगे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। लेकिन जो मेनली आपको 10th क्लास में पढ़ना है वो हमारे यहाँ पर टॉपिक देंगे। सबसे पहला हमारा क्या आता है, संयोजन अपक्रिया। क्या आता है? संयोजन अपक्रिया। ब्रैकेट में लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखा है?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आप लोग को एक सलाह देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ये ब्रैकेट में इंग्लिश इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग 10th तक 12th तक हिंदी मीडियम में तो पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आप ग्रेजुएशन करेंगे बीएससी वगैरह, वो आपको हिंदी में नहीं मिलती है, और जो लेक्चरर रहते हैं वो भी हिंदी में नहीं बोलते। इसलिए कोशिश करिए जो टॉपिक्स हैं उनकी इंग्लिश आपको पता रहे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चढ़ते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारा संयोजन अपक्रिया, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए आपको हेडिंग से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि एक कैसी अपक्रिया है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना होता है। संयोजन मतलब क्या होता है, हमारा होता है जुड़ना, क्या होता है, जुड़ना होता है। अब पढ़ लेते इसकी डिफिनेशन। लिखा है जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, कितना उत्पाद बनाते हैं, केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। संयोजन मतलब जोड़ना, जिस अपक्रिया में दो या फिर दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को क्लियर कर ले रहा हूँ कि जो हमारी रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन तब भी जान लीजिए। जैसे हमारा रासायनिक समीकरण है, जो दो पदार्थ मिलते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, और जो हमारा नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूँ काहे कि बहुत जगह इस टर्म का यूज हुआ है, इसलिए बताना जरूरी है। तो लिखा है कि जिस अपक्रिया में दो या फिर दो से अधिक अपकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, और इतना मैं इतना बता दे रहा हूँ, मैं जितना एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हूँ वो सारे एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे रिएक्शन दे देगा ये हमारा क्विकलाइम और पानी की अपक्रिया बताइए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उदाहरण हमारा लिया गया है क्विकलाइम और पानी की अपक्रिया। हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारा क्विकलाइम है। क्विकलाइम मतलब होता है हमारा कैसे बताऊं, क्विकलाइम मतलब होता है हमारा बुझा हुआ चूना शायद। हाँ, क्विकलाइम मतलब हमारा क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। वही लिखा है कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ अपक्रिया कराते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हमारा संयोजन अपक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे दो या फिर दो से अधिक, जरूरी नहीं है कि दो ही रहे, हो सकता हो तीन मिलकर एक ठो बनाए। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो या फिर दो से ये जो दो पदार्थ हैं मिलकर हमारा एक नया उत्पाद बनाया है। तो ये कैसा अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है। साथ ही साथ इसमें क्या निकल रही है, हीट। देखिए वही चीज़ नीचे में लिखा गया, यह ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। ठीक, ये जो बता रहा है ऊष्मक्षेपी अपक्रिया, इसको अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना दिमाग में डाल दे रहा हूँ आप लोग के कि ऐसी अपक्रिया जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया इतना। इसका उपयोग, अब उपयोग क्या होता है, ठीक है, ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसका उपयोग क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी पर होता है, सफ़ेदी के लिए होता है। जितना पॉइंट पढ़ा रहा हूँ सब ज़रूरी है, सब एक भी पॉइंट मिस मत करना। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है। सफ़ेदी के बाद हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत बनती है। क्या बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत बनती है। ओके, इतना क्लियर है। इसका भी एक रिएक्शन है हमारा। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। हम लोग देखते हैं जब हमारा घर पेंट होता है तो ये जो सफ़ेदी आती है इसी की वजह से आती है। ठीक, हमारा एक एग्जांपल क्लियर हो गया। ठीक है, एक इसका एग्जांपल था संयोजन अपक्रिया का। संयोजन अपक्रिया हम लोगों ने पढ़ा जिस अपक्रिया में दो या फिर दो से अधिक अपकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया होता है। इसका एग्जाम्पल था हमारा क्विकलाइम और पानी की अपक्रिया, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाए कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बना। ठीक, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पर होता है, दीवारों पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है, जो सफ़ेद कलर का हम लोग करते हैं घर वगैरह में उसे। और जो सफ़ेदी के बाद हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे प्रतिक्रिया करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परत बना लेता है, वही हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला हमारा एग्जाम्पल आता है जल का निर्माण। ये तो अभी को मैंने बताया था आप लोग को,
कि जब हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ मिलेगा तो हमारा क्या बनाएगा, जल बनाएगा, 2H2O। अगला आता है हमारा कोयले का दहन। क्या आता है, कोयले का दहन। कहने का मतलब है कि कोयले को अगर हम लोग जलाते हैं तब कौन सी अपक्रिया होती है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये कोयला की सिंपल सी बात है कि कोयला क्या होगा, हमारा कार्बन होगा। कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दो या फिर दो से अधिक उत्पाद मिलकर हमारा क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद बना रहा है। पहला अपक्रिया क्लियर हो गया। संयोजन अपक्रिया फिर रिपीट कर रहा हूँ। संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं या फिर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर इतना। अब हमारा आता है अपघटन अपक्रिया। क्या आता है, अपघटन अपक्रिया। जो भी आप लोगों ने ऊपर संयोजन अपक्रिया पढ़ा है, जो ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है संयोजन अपक्रिया, जस्ट इसी का अगर आप लोग उल्टा कर दें तो वही तुम्हारा क्या होता है, अपघटन अपक्रिया। क्या होता है, अपघटन अपक्रिया। देख लेते हैं। अपघटन अपक्रिया में क्या कर रहा है, कह रहा है कि जिस अपक्रिया में एक ही अपकारक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पादों में बदल जाता है उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, 2H2O। अब इसी को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उल्टा, कि अगर मान लो हम लोग जल को गर्म करते हैं तो अगर वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, अपघटन अपक्रिया। वही चीज़ लिखा है, जिस अपक्रिया में एक ही अभिकारक टूटकर सरल उत्पादों में, किसमें, सरल उत्पादों में बदल जाता है उसे हम लोग अपघटन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर इतना। नीचे लिखा है संयोजन अपक्रिया की विपरीत होती है। ये जो अपघटन अपक्रिया है इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अब दीर्घ उत्तरी में आएगा, आप लोग को पता है यूपी बोर्ड से आप लोग, यूपी बोर्ड में जितना लंबा आंसर लिख सकें, जितना लंबा, और मतलब लंबे कहने का मतलब ये नहीं लिख दो 6, 7, 8 पन्ना, लिखो उतना जितने में तुम्हारा टाइम भी बच जाए और सही से लिख भी पाओ। ठीक, तो अपघटन अपक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऊष्मीय अपघटन। नाम से समझ जाओ, एक ऐसी अपघटन अपक्रिया जिसमें ऊष्मा देने से होती है। किससे होती है, ऊष्मा देने से। मतलब अगर किसी भी अभिकारक को हम लोग ऊष्मा देते हैं, अगर वो टूट जाता है तो वहाँ पर जो अपक्रिया होती है वो ऊष्मीय अपघटन होता है। बस सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग ऊष्मा दिए, गर्मी दिए, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर, ये भी पूछता है चूना पत्थर का फॉर्मूला बताओ, या फिर चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग बताया था सीमेंट बनाने में होता है। इतना समझ में आ गया। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर फेरस सल्फेट का अपघटन। सारे एग्जाम्पल इतना, ये जो 3-4 एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल में ख़त्म कर सकता था, समझा भी सकता था, लेकिन जो मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपके लिखे हैं इसलिए लिखे हैं, कहें कि सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक, तो अब हमारा आता है फेरस सल्फेट का अपघटन। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा Fe2O3 में टूट जाता है, SO2 में टूट जाता है, SO3 में टूट जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि एकल अभिकारक दो या फिर दो से ज़्यादा सरल उत्पादों में टूट जाते हैं, उसमें हम लोग अपघटन अपक्रिया होता है। इसमें ऊष्मा देने से हो रहा है इसलिए उसमें अपघटन हो गया। ठीक, ऐसे लेड नाइट्रेट का अपघटन हम लोग पढ़ते हैं। किसका, लेड नाइट्रेट का अपघटन। यहाँ पर हम लोग लेड नाइट्रेट लिए हैं, इसको ऊष्मा दिए, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट गया है। अगला आता है हमारा विद्युत अपघटन। नाम से समझ जाओ कि विद्युत धारा जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तब जो अपघटन होता है विद्युत अपघटन होता है। इसमें भी हमारा जो जल है इसको हम लोग विद्युत अपघटन, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलते हैं, कैथोड एनोड डाल के हम लोग जो करवाते हैं, इसमें बैटरी लगा के, इसमें फिर हमारे टूटते नहीं हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही चीज़ लिखा है। तो वही लिखा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जल को गर्म करते हैं, या सॉरी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट जाता है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का भी हम लोग करते हैं, सोडियम और क्लोराइड अलग हो जाता है। ठीक, अगला आता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश ऊर्जा से जो अपक्रिया होगी, जो अपघटन होगा उसे प्रकाश अपघटन कहेंगे। सारा सिंपल है, केवल जान लो हेडिंग अगर तुमको क्लियर है तो तुम लिख ले जाओगे बड़े आराम से। यहाँ पर हमारा क्या लिखा गया है, सिल्वर क्लोराइड लिखा गया हमारा। सिल्वर क्लोराइड में जब हम लोग, ये फेमस है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है, ठीक है, एक्टिविटी में करके है। किस में है, एक्टिविटी कर रहा हूँ, आप लोग में तो क्रियाकलाप करके है। किस में है, क्रियाकलाप करके जब देखेंगे तो मैग्नीशियम की रिबन को जलाकर दिखाता है सूरज की रोशनी में। ठीक, देखेंगे तो आपको मिलेगा ज़रूर।
तो वही लिखा है कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, ये AgCl जो होता है ये हमारा सिल्वर क्लोराइड, इसको हम लोग धूप में रखते हैं या फिर प्रकाश ऊर्जा देते हैं तो ये हमारा सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। ठीक, और इस अपक्रिया, ये जो अपक्रिया है ब्लैक एवं वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग होती है। पहले के टाइम में ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी नहीं होती थी, उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार हम लोग अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर, ठीक है, अगर रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब गठन अपक्रिया भी क्लियर हो गई ना। संयोजन अपक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे तो नया उत्पाद बनेगा। अब गठन अपक्रिया, एक ही अभिकारक टूटकर दो या फिर दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बस इतना जाने रहो, दोनों उल्टा है बस। ठीक है, अगर मान लो तुमको एग्जाम्पल नहीं याद आता अपघटन अपक्रिया का कि अरे क्या होगा, एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा, तो कुछ नहीं करना है, जो संयोजन अपक्रिया वाला एग्जाम्पल तुम जानते हो उसी को उल्टा लिख देना, बस काम खत्म। ठीक, अगला हमारा आता है विस्थापन अपक्रिया। क्या आता है? विस्थापन अपक्रिया। अब इस पे चलते हैं। अब ये क्या चीज़ है, विस्थापन अपक्रिया क्या है? यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, विस्थापन मतलब होता है कि उसके जगह को बदलना। क्या करना? जगह को बदलना। क्या करना? जगह को, एक तो आज पेन नहीं मिल रही थी वरना और अच्छे से लिख पाते हैं, जगह को बदलना। ठीक, विस्थापन मतलब क्या होता है? जगह को बदलना। बस इतना दिमाग में डाल लो, विस्थापन मतलब जगह को बदलना, विस्थापन मतलब जगह को बदलना। तो विस्थापन अपक्रिया हम लोग पढ़ते हैं कि जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है, वही विस्थापन अपक्रिया होती है। अब ये क्या कह दिया भैया, बड़ी चीज कह दिया है लग रहा है क्या? नहीं, इसमें कह रहा है कि जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व, कैसा? अधिक अपक्रियाशील तत्व। जैसे दो तरह के तत्व होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के तत्व होते हैं। ठीक, हमारे पास कितने तरह के तत्व होते हैं? दो तरह के तत्व। कहने का क्या मतलब है? एक जो होता है ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक, और एक जो होता है कम क्रियाशील होता है। जैसे आप इंसान में ही देख लीजिए, दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। एक होता है भैया जो अगर बाहर समाज में गया उसके बहुत दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन एक ऐसा होता है जिसके एक या फिर दो ही दोस्त बनते हैं, तो वो कम क्रियाशील रहता है, ज़्यादा क्रियाशील रहता है। वही सीन यहाँ पर भी है। जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व रहेगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा। या फिर एक ऐसा एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि मान लीजिए दो बच्चे बैठे हैं, बहुत दोस्त हैं, एक आया भारी भरकम इंसान आया, उस लड़के को वहाँ से हटा गया और खुद बैठ गया। तो जो मोटा लड़का था वो अधिक क्रियाशील है और जो पतला लड़का था वो कम क्रियाशील है। ठीक, तो वही सीन यहाँ पर भी है, जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा कम ताकतवर को हटाएगा। वैसे यहाँ अपक्रिया में भी होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लो तब बताते हैं कि एकल विस्थापन अपक्रिया। इसमें हमको दिख रहा है कि जिंक और कॉपर सल्फेट मिलकर जिंक सल्फेट कॉपर दिख रहा है। इसमें तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है? उठा हटा दे रहा है। क्या कर दे रहा है? इसको हटा दे रहा है, भैया तुम यहाँ से जाओ। और जिंक क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट की जगह ले रहा है। देखो वही हुआ है ना, जिंक जो है कॉपर की जगह ले लिया है, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को हटा दिया, दूर कर दिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एकल विस्थापन अपक्रिया क्या है। विस्थापन अपक्रिया पहले क्लियर हो गई ना। जिस अपक्रिया में ज़्यादा अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा या फिर हटा देगा, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इतना क्लियर हो गया है ना। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक हमारा एकल विस्थापन अपक्रिया होता है और एक हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया होता है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एकल विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा? केवल एक तत्व दूसरे तत्व को, दूसरे यौगिक के तत्व को हटाएगा। जैसे ये यौगिक है ना, ये तो तत्व है, ये यौगिक है, तो ये जो तत्व क्या कर रहा है? इस यौगिक के कॉपर तत्व को हटा दिया, वो तुम्हारा एकल विस्थापन। और द्विविस्थापन में क्या होता है? द्विविस्थापन में दोनों के दोनों यौगिक रहते हैं। इसमें एक तत्व एक यौगिक एकल में, द्वि वाले में दोनों के दोनों यौगिक होते हैं और ये दोनों यौगिक के तत्व आपस में बदल जाते हैं। क्या करते हैं? आपस में बदल जाते हैं। तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो हमारा Na2 है और ये जो हमारा Ba है आपस में बदले हैं। देखो Na2 की जगह Ba आ गया है और हमारा Ba की जगह क्या आ गया है? Na आ गया है। आ गया है कि नहीं आ गया है? तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया है। अब परिभाषा पढ़ लेते हैं। किताबी कीड़ा तो होना नहीं चाहिए वैसे, तब पढ़ लेते हैं। इसमें परिभाषा नहीं लिखा है शायद, क्या नहीं लिखा है। एकल विस्थापन अपक्रिया बस ये याद रखो कि जिसमें एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के कम अपक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अपक्रिया। ठीक,
एग्जाम्पल, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाकर कॉपर को अलग कर दे रहा है। ठीक, और इसमें ध्यान दिए रहना, हमको जो घोल मिलता है वो नीला घोल मिलता है जो कि रंगहीन रहता है। ठीक, और जिंक जो होता है क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। सॉरी, ये जो कॉपर सल्फेट है, एक मिनट रुको, ये जो कॉपर सल्फेट है, मैंने उल्टा बता दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी। जो कॉपर सल्फेट है इसका घोल कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला होता है। और जिसको हम लोग जिंक के साथ अपक्रिया करवाते हैं, जब विस्थापन हो जाता है तो हमको कैसा घोल मिल जाता है, रंगहीन। ये जो जिंक सल्फेट का घोल मिलेगा कैसा मिलेगा, रंगहीन मिलेगा। कैसा मिलेगा, रंगहीन। ठीक, इसमें देखो लिखा है कि जिंक कॉपर को विस्थापित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऐसे ही दूसरा भी दिया गया है FeCO4 FeSO4+Cu, ये भी आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों कॉपर को हटा रखा है, कि जो कॉपर होता है बहुत कम क्रियाशील होता है जिंक और फेरस से, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आगे लिखा गया है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या लिखा गया है, द्विविस्थापन अपक्रिया। देखो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि जिसमें दो यौगिकों के आयन आपस में बदलते हैं। देखो दो यौगिक हैं, इसके आयन है Na+, इसके आयन है Ba। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में बदल जा रहे हैं, बस बात खत्म। ये तुम्हारा द्विविस्थापन अपक्रिया है। इसे अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। ये क्या है, रुक जाओ बता रहा हूँ, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर Na2SO4 BaCl2, देखो इसके आयन आपस में बदल रहे हैं ना, BaSO4 NaCl, क्लियर है ना। ऐसे इसमें BaGN3 NaBr, ठीक है, ये भी आपस में बदल रहे हैं, AgBr NaO3। ठीक, क्लियर है, उधर एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब बात आती है, ये इसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ये क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अवक्षेपण क्या होता है। क्या क्या होता है, अवक्षेपण। देखो, अगर देखो कभी कभी कुछ ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है, ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिसमें जो होता है तुम्हारा ना, कुछ सॉलिड, क्या, हल्का सा सॉलिड फॉर्म में होता है, सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं, या फिर वो कभी कभी सॉलिड भी होता है। ठीक है, कैसे होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड के ही फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में कुछ हमारे कंपाउंड या फिर तत्व जाके नीचे जम जाते हैं। जम जाते कि नहीं जमता, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम लिए हो, क्या बोलते हैं, पानी और बालू ले लियो। ठीक है, तो उसमें बालू नीचे जाके बैठता है कि नहीं बैठता है, बैठ रहे हैं ना। तो वही जो नीचे जाके बैठता है उसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अवक्षेप कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अवक्षेप उत्पन्न होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपक्रिया होने के बाद BaSO4 नीचे बैठ जाता है, AgBr नीचे बैठ जाता है, तो यहाँ पर अवक्षेप बनता है, तो इसीलिए अवक्षेपण अपक्रिया होती है। कौन सी, द्विविस्थापन अपक्रिया। याद करते चलना सारा, ठीक है, बार बार इस वीडियो को देख लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी, एग्जाम्पल इसके बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो छोड़ो, जितने ज़रूरी इसके एग्जाम्पल हैं उतना ज़रूरी कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखो जो हमारा BaSO4 है, ये किस कलर का इसमें अवक्षेप मिलता है, हमको सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। ठीक, और AgBr का पीला अवक्षेप मिलता है। आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया हमारे ख्याल से। ठीक, अब बहुत छोटे छोटे आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये हमारा ये ख़त्म है, ये 2-3 ठो बचा है, पढ़ लो। अगला आता है हमारा ऑक्सीकरण। क्या आता है, ऑक्सीकरण आता है। क्या आता है, ऑक्सीकरण आता है। नाम से क्लियर करो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़े। क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, बस। ठीक, और अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीकरण में आपको क्या याद करना है, दो चीज, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, यही दो चीज होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दोनों होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज जरूर होगा। ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन निकलेगा या फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर पढ़ लेते क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है देखो, ऑक्सीजन जोड़ती है या हाइड्रोजन निकलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, कॉपर के साथ कोई जुड़ा कि नहीं जुड़ा, कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा। क्या, कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर है इतना। ठीक, अगला हमारा आता है अपचयन अपक्रिया। ये जस्ट इसी का उल्टा होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन निकलता था। अपचयन में उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक, याद किए रहो, ऑक्सीकरण याद कर लो, अपचयन अपने आप याद हो जाएगा यार। ऑक्सीकरण में नाम से क्लियर हो गया, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा, मतलब जाएगा बाहर। तो सिंपल सी बात है बच्चा, अपचयन में उल्टा कर दो, ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, खत्म।
यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा निकलती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, तो उसे अपचयन कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमको दिख रहा है कि Fe2O3 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हमारा, ठीक है, Fe2O3 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हमारा जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया हमारा अपचयन अपक्रिया। बस सीधा सीधा फंडा ही है, अगर +H2 लिख दिया तो अपचयन, प्लस ऑक्सीजन लिख दिया तो ऑक्सीकरण, ठीक। दोनों अपक्रिया क्लियर हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई। अगर ये दोनों अपक्रिया क्लियर हो गई है तो क्या इन दोनों अपक्रिया को मिलाकर हम लोग केवल एक सिंगल अपक्रिया बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। वही हमारा लास्ट अपक्रिया का प्रकार है, ठीक। मैं पूरा पढ़ाने के बाद एक बार रिवाइज कर दूंगा, परेशान ना होना, ठीक। तो वही हमारा आखिरी है, सबसे आखिरी में हमारा क्या था, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। नाम से क्लियर है, नाम से देख लो, खुद तुम लोग देखो, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, इसका एक और नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन, ये हिंदी में भी आता है रेडॉक्स अपक्रिया करके, इसलिए याद किए रहना। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का एक और नाम है, क्या नाम है, रेडॉक्स अपक्रिया। क्या नाम है, रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक। इसमें हमारा लिया गया है कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी अपक्रिया भैया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो, बस देखो लिखा भी है, जिस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होता है। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको अभी इसको मत देखना, इसको अभी मत देखना, पहले एग्जाम्पल देख लो तब उसको समझाता हूँ। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर दिया गया है MnO2 4HCl MnCl2 2H2OCl2। अब कह रहे हो अरे इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ऑक्सीजन कहाँ जोड़ा है, हाइड्रोजन कहाँ निकल रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर MnO2 है, ठीक। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर MnO2 है, तो यहाँ पर MnO2 क्या बन जा रहा है हमारे यहाँ पर, MnCl2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रहा है, क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक। इतना समझ में आ गया, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बाहर निकल रहा है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन बाहर निकला, अपचयन वाला हो गया, ठीक। अपचयन एक हो गया। अब अगला हमारा आता है कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है कि नहीं है। हाइड्रोजन के साथ देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या जुड़ रहा है, हाँ जुड़ रहा है भाई, तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा ऑक्सीकरण भी हो गया। इसके कहने का मतलब इसमें हमारा क्या क्या हो रहा है, इसमें हमारा अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए हमारा ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या फिर रेडॉक्स अपक्रिया है। ऐसे यहाँ पर भी देखो ZnO+C है, Zn+CO, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ठीक है। अपचयन में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन क्या होगा, अपचयन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ZnO में से ऑक्सीजन बाहर निकला, अपचयन हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीकरण हो गया, सिंपल सा, कुछ इधर उधर नहीं, ठीक। अब ये समझ लेते हैं, यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, अपचायक और ऑक्सीकारक। मैं इसको इसलिए कहा कि इसको मत देखने, कहा कि इसको बहुत कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं पाते बच्चे, ठीक। तो इसको समझ लो क्या दिया है, ठीक है। ध्यान सुनना, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लिखा है अपचायक, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हम एजेंट का मतलब पहले तुमको बता दे रहे हैं, एजेंट मतलब जो करवाता है, ठीक है, क्या करवाता है, जो करवाता है, ठीक है। अपचायक मतलब जो रिड्यूस करवाएगा, क्या करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा। और ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीडाइज करवाएगा, मतलब ऑक्सीजन को जुड़वाने का काम करेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर जैसे मान लो तुम्हारा क्या लेते हो, जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा MnO2 है, ठीक, ये अपने ऑक्सीजन को किसको दे दे रहा है, हाइड्रोजन को दे दे रहा है ना, तो ये अपने में से दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन अपने में से दिया है, तो ऑक्सीकरण कौन करवा रहा है, MnO2 करवाया कि नहीं करवाया, ऑक्सीजन जो देगा वही करवाएगा। ऐसे ही HCl का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, उल्टा बोल दिया क्या, एक मिनट रुको, सॉरी, एक मिनट, लैग कहाँ कर रहा है, सॉरी यार, टर्म थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, बाकी सही बोल रहा था। चलो ठीक है, देख लो, उसको भूल जाओ जो बोला, अभी ध्यान दो। लिखा है कि जो पदार्थ ऑक्सीकरण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचायक करते हैं। जो हमारा पदार्थ ऑक्सीकरण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको दिया गया है कि हमारे यहाँ पर जो HCl है, दिख रहा है ना, आप लोग को HCl दिख रहा है कि नहीं, इसका ऑक्सीकरण, HCl का यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, ध्यान दे रहो, उल्टा याद करो भाई, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक हो जाएगा और जिसका तुम्हारा क्या बोलते हैं अपचयन होगा ऑक्सीकारक हो जाएगा, उल्टा,
सीधा सीधा। यहाँ पर HCl का क्या हो रहा है, H हाइड्रोजन HCl का क्या हो रहा है, इसी फंक्शन में तो आके जोड़ रहा है ऑक्सीजन, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक है। और जिसका हमारा अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है कि नहीं, MnO2 में से O गायब हो रहा है ना, तो जिसका हमारा अपचयन हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक, समझ में आ गया इतना, मेरे ख्याल से इतना पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, देख लो अच्छे से, तब बता दो तुम लोग को कुछ बताना है। ठीक है, हल्का सा जूम कर लेता हूँ, बाकी वैसे तो दिखाई देगा। अब पढ़ते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। ठीक, इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा हम लोगों ने लिख दिया पहले, जिस अपक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं और जिनकी रासायनिक पहचान और गुण पहले से अलग होती है, भिन्न होती है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। इसके हम लोगों ने 2 उदाहरण दिए, और कोशिश करना जो उदाहरण लिखो ना हल्का सा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, जैसे इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना। ठीक है, तो इसको कोशिश करना लिखना, फायदा होगा थोड़ा। ठीक, यहाँ पर लिखा गया मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन साथ जलाकर हम लोग क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। ठीक, जो नया पदार्थ है। ठीक, तो हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, हमारे यहाँ पर रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से नया पदार्थ बना, तो हमारा रासायनिक अपक्रिया हो गया। ठीक, ऐसे ही लोहे पर जंग लगना है। अगला हमारा टॉपिक क्या था, अगला हमारा टॉपिक पूछा था कि ये कितने प्रकार का होता है। क्या पूछा था, ये कितने प्रकार का होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हेडिंग डाल दो। पहला हमारा बता चुका हूँ, संयोजन अपक्रिया, नाम से क्लियर करो। संयोजन मतलब जोड़ना होता है, तो जिस अपक्रिया में 2 या फिर 2 से अधिक अपकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारा यहाँ पर दिया गया है, देख ही रहे हो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ मिलकर कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बना रहा है, हीट निकल रहा है, इसमें हीट बाहर निकल रहा है, तो उसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन तब भी तुम लोग को दो टर्म में याद करवा दे रहा हूँ। तुम्हारा 2 तरह का और रिएक्शन होता है, एक ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, और एक ऊष्मा शोषी होता है। क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है। ठीक, देखो जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी वो ऊष्माक्षेपी होगा, और जिसमें ऊष्मा हम लोग देंगे उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। ठीक, कोशिश करूंगा इसका अलग से वीडियो में कभी बना दूंगा। बाकी जितना इसमें रिएक्शन दिया वही उतना बहुत है, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जल का निर्माण हो गया, कोयले का दहन हो गया, फिर हम लोगों ने पढ़ा अपघटन अपक्रिया, जिस अपक्रिया में एक ही अपकारक टूटकर 2 या अधिक सरल उत्पादों में बदल जाता है उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया का विपरीत होता है। एग्जाम्पल भी लिखने का तरीका बता दिया हूँ कि अगर नहीं याद रहा संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल उल्टा कर देना। ठीक, ये भी हमारे 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा ऊष्मीय अपघटन होता है, कौन सा होता है, ऊष्मीय अपघटन, जिसमें ऊष्मा देंगे। ठीक, अगला तुमने पढ़ा था तुम्हारा कौन सा था, अगला तुम्हारा था विद्युत अपघटन, जिसमें हम लोग विद्युत देंगे। प्रकाश अपघटन, जिसमें प्रकाश देके अपघटित करवाएंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने विस्थापन अपक्रिया पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा जिस अपक्रिया में ज़्यादा अपक्रियाशील तत्व किसी कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है। ठीक, जैसे कि एकल विस्थापन अपक्रिया हमारा हो गया। द्विविस्थापन, इसके बारे में बताया। एकल विस्थापन अपक्रिया में एक तत्व होगा, एक यौगिक होगा, जो तत्व होगा यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, एकल विस्थापन। द्विविस्थापन में जिसमें 2 यौगिकों के जो आयन होंगे आपस में बदल जाएंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। और जो द्विविस्थापन अपक्रिया होती है हमेशा अवक्षेपण अपक्रिया होती है। ठीक, एग्जाम्पल ज़रूरी है भाई, बता दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ये सब। अब आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण नाम से क्लियर, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकले। ठीक, एग्जाम्पल भी तुम लोगों ने पढ़ा, कैल्शियम कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक, ऑक्सीकरण में जब ऑक्सीजन जोड़ा हाइड्रोजन निकल रहा है उसी का उल्टा अपचयन कर दो, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा ना। इसका भी एग्जाम्पल मैंने बताया, Fe2O3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर Fe बना रहा है, H2O बना रहा है ना। अगला आता है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, जिसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर कह रहा हूँ ये नाम इंपॉर्टेंट जरूरी है, कई बार ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया की जगह रेडॉक्स रिएक्शन पूछ लेता है, सीधे रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, लिखता नहीं उसमें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया ब्रैकेट वगैरह में। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया सिंपल सी बात है ना, 2 नाम दिए गए मतलब ऑक्सीकरण भी होगा अपचयन भी होगा। इसका एग्जाम्पल भी मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो आज का लेक्चर इतना ही है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई होगी, मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है या फिर कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हो कि सर आप इसको ठीक कर लीजिए, तो आप लोग उसको कमेंट में कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जो अगली वीडियो लाऊँगा वो मैं लाऊँगा
संतुलन में, किस में आऊँगा? संतुलन में। जैसे आता नहीं है रासायनिक अपक्रियण, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करिए, ठीक है? 2 लगाना, 3 लगाना, आगे 4 लगाना, ये होता है बहुत, अरे भाई कहाँ से किसको कहाँ लगाऊं, इधर तुम 4 बढ़ाते हो उधर 8 बढ़ जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ किधर भागा जा रहा है, ठीक? तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सिंपल, एकदम सिंपल सा मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, स्टेप वाइज कैसे हमको पहले करना है, बाद में कहाँ क्या करना है, ठीक? तुम्हारा रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण संतुलन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। इसके बाद अगर कोई भी रासायनिक समीकरण तुमको बनाने में, अगर तुम वो मेथड लगाते हो और कोई भी रासायनिक समीकरण बनाने में दिक्कत आती है तब बताना, ठीक? तो अगला वीडियो कोशिश करूँगा कि उस पर रखूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बस बताना वीडियो कैसी थी, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है? शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हम लोग का भी थोड़ा बढ़ेगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बाकी मेरी इस यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो थी, बताइएगा कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद, बाय बाय।